दोस्तों नमस्कार। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से कहीं ज्यादा बड़ा झटका क्या सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दे दिया है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए तो यह पता चल रहा था कि किस कॉरपोरेट ने कितनी पॉलिटिकल फंडिंग किस पॉलिटिकल पार्टी को की, और अगर सबसे ज्यादा बीजेपी को किसी ने फंडिंग के तौर पर मदद की तो उसे कितना लाभ उसकी एवज में अलग अलग प्रोजेक्ट्स के जरिए मिला। हालांकि वो सच भी जब निकल कर आया तो इस देश के लिए चौंकाने वाला था कि कहीं वह एक तरीके से एक्सटॉर्शन तो नहीं हो रहा था। लेकिन उस पूरे सवाल के बीच में जनता की भागीदारी कहीं नजर नहीं आ रही थी, यानी वोटर की भागीदारी चुनाव के वक्त इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए समझ में नहीं आती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर इस देश के वोटर ईवीएम मशीन में बटन दबाता है तो जिस पर्ची को निकलना चाहिए वो पर्ची निकल रही है या नहीं निकल रही है, या उसकी मेमोरी वहां पर डिस्टर्ब कर दी गई है। दूसरा सवाल था कि क्या वाकई मशीन के शीशे को बदला जा सकता है, जिसको एक वक्त में सफेद और ट्रांसपेरेंट जो दीवार मशीन की रहती थी, जिसके भीतर झांक कर दिखाई देता था कि वहां पर कोई पर्ची बटन दबाने पर निकल रही है, तो क्यों नहीं उसे दोबारा ट्रांसपेरेंट कर दिया जाए। और तीसरा सवाल है कि इतनी बड़ी ताकत अगर इस देश में इलेक्शन कमीशन के पास आर्थिक तौर पर है और उसकी अपनी पूरी टीम के तौर पर है, तो ये क्यों नहीं सक्षम है इन बातों को करने को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा चुनाव आयोग को एक नोटिस भेजा है। उस नोटिस के भीतर जिन बातों का जिक्र है उसमें यह भी जिक्र है कि 5,000 करोड़ के आपने 24 लाख मशीन्स को लिया है, ईवीएम मशीन को। 24 लाख ईवीएम मशीन में से सिर्फ 20,000 मशीन ही है जिसमें आप काउंटिंग कर सकते हैं, जिसका जिक्र वीवीपैट के जरिए हो रहा है। तो 24 लाख में से सिर्फ 20,000 ही क्यों, और उसको भी आप रैंडमली निकालने का जिक्र करते हैं। तो जिस नोटिस को थमाया गया उसमें 4 बातों का खुले तौर पर जिक्र किया गया है। जो फैसला आया है उसमें पहला पॉइंट यह है कि दैट द रिस्पोंडेंट ईसीआई मैंडेटरी क्रॉस वेरीफाई द काउंट इन ईवीएम विद वोट्स that have been verified recorded as cast by the voter through the VVPAT by counting all VVPAT पेपर स्लिप। जितनी भी मशीन रहेगी सभी में वीवीपैट पेपर स्लिप की व्यवस्था होनी चाहिए और वह रिकॉर्ड में आना चाहिए और उसकी जानकारी वोटर को होनी चाहिए। दूसरी एक गाइडलाइन है जिसको 14.7H गाइडलाइन है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट को लेकर जो 2023 में की गई थी, उसको लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसको कैश किया था और यह अलाउ किया था कि कुछ ही जगह पर वीवीपैट स्लिप निकलेगी, तमाम जगहों पर नहीं निकलेगी क्योंकि इससे डिले होता है। तो इसमें सफाई मांगी गई है इलेक्शन कमीशन से। इसके क्या मतलब निकाले जाएं? आपको वक्त की इतनी चिंता क्यों है? इस देश के भीतर में जब पूरा देश चुनाव में संलग्न होगा, जुड़ जाएगा, उस वक्त आप वक्त निकाल रहे हैं और उस नियम कायदे को आपने क्रैश कर दिया और खत्म कर दिया अगस्त 2023 को। तीसरा सवाल है कि जो इलेक्शन कमीशन फिजिकली ड्रॉप करने की व्यवस्था, वीवीपैट जो स्लिप निकलेगा उसको वो अपने हाथ में वोटर ले और उसको वहां पर बैलेट बॉक्स में डाल दे। यानी आप बैलेट पेपर से चुनाव चाहे ना कराइए, लेकिन ईवीएम के जरिए ही जो छोटी छोटी पर्ची निकलती है उसको अपने हाथ में ले वोटर और उसको देखे और उसको मोड़ में करके डाल दे डब्बे में, और उस डब्बे की व्यवस्था हर पोलिंग बूथ में इलेक्शन कमीशन को करनी चाहिए। और चौथी स्थिति यह है कि जो वीवीपैट की मशीन है उसमें जो शीशा लगा रहता था जिसमें बटन दबाने के बाद लाइट जलती थी, उस लाइट की ड्यूरेशन उतनी ज्यादा नहीं होती थी जिसमें कोई देख भी पाए। दूसरा है कि उस शीशे के आर पार देखना मुश्किल हो गया जब से चुनाव आयोग ने उस पर काले रंग का शीशा लगा दिया, तो उसको बदलने का जिक्र किया गया है। इस नोटिस के जरिए यह बताने की कोशिश की गई है कि ऐसी स्थिति में वोटर ही अगर नहीं देख पा रहा है कि उसने किसे वोट दिया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो क्या इस नोटिस का जवाब अब तुरंत इलेक्शन कमीशन देगा या उसको लंबे वक्त तक टालेगा, या फिर वो इंतजार करेगा कि कुछ ज्यादा वक्त अगर बीत जाता है तो इसके बाद 4 जून को काउंटिंग होनी है। आज की तारीख में समझे तो 2 महीने का खुला वक्त है। और इसकी टेक्निकल एस्पेक्ट यह है, जिस पिटीशन को डाला गया जिनके जरिए, वह अरुण कुमार अग्रवाल हैं। इससे पहले एडीआर ने भी एक पिटीशन डाली हुई है। एडीआर की पिटीशन पर सुनवाई 3 तारीख को होनी है, यानी एक दिन के बाद 3 तारीख को होनी। उनका कहना था कि ईवीएम और वीवीपैट उसमें जो पर्ची जाती है उसका मिलान होना चाहिए। लेकिन इसके जरिए जिन बातों को अब जस्टिस गवई ने उठाया है वह बहुत साफ तौर पर इसकी जानकारी दे रहे हैं कि अब जस्टिस गवई और जस्टिस संदीप मेहता के पास यह पूरा का पूरा मामला गया। एडीआर वाला मामला जस्टिस संजीव खन्ना के पास गया। अब सवाल यह है कि 3 तारीख को दोनों को क्लब करके सुना जाएगा या नहीं सुना जाएगा, या फिर इसके बाद किसी तीसरी बेंच के पास तो यह नहीं चला जाएगा, और इलेक्शन कमीशन कितने दिनों में जवाब देता है यह भी एक महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन इसके अलावे इस देश के भीतर में ना सिर्फ जनता के भीतर बल्कि जो भी ईवीएम को लेकर इस देश में काम कर रहे हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों में से ही कुछ वकीलों ने यह पिटीशन फाइल की थी जिसको लेकर जस्टिस गवई ने इस नोटिस को भेजा है इलेक्शन कमीशन को। 3 सवाल सबसे बड़े हैं इस दौर में। विपक्ष के तौर पर
गठबंधन जो इंडिया का बना है और उसमें कांग्रेस जो अगुवाई करती नजर आ रही है, उसके नेता राहुल गांधी ने खुल्लम खुल्ला जब इस बात का जिक्र रामलीला मैदान से कर दिया कि पूरा का पूरा इलेक्शन फिक्स किया जा रहा है, जैसे मैच फिक्स किया जाता है, तो उसके बाद यह सवाल और बड़ा हो गया कि इलेक्शन का मतलब क्या होगा। और संयोग से आज ही इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पर बीजेपी यह कहने गई कि राहुल गांधी ने जो मैच फिक्सिंग का जिक्र चुनाव को लेकर किया है, इसके खिलाफ वह इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी को तुरंत नोटिस भेजे या उनके खिलाफ कार्रवाई करे। और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने ही चुनाव आयोग को नोटिस देकर पूछा है कि आप ये जानकारी दीजिए, इन 4 मुद्दों को लेकर आपका क्या कहना है। पहला बड़ा सवाल है, चुनाव के बीच में इस देश के भीतर ईवीएम को लेकर जो सवाल बड़े हो गए हैं, उसका जवाब अब आएगा या नहीं आएगा, या 2 महीने का वक्त दिखाया जाएगा। इसमें और महत्वपूर्ण यह है कि इसमें किसी तरीके से इस देश में और जरूरत नहीं है कर्मचारियों को ईवीएम की, क्योंकि जो 24 लाख ईवीएम है और देश भर के भीतर जब उनको काउंटिंग के लिए लाया जाता है तो वहां पर मौजूदगी अधिकारियों की होती है, उसमें और ज्यादा अधिकारियों की मौजूदगी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो रैंडमली चुना जाता है ईवीएम जो वीवीपैट से जुड़ा हुआ होता है, उसमें भी उतने ही कर्मचारी बैठते हैं जितने सामान्य तौर पर जहां वीवीपैट या पर्ची की गणना ना हो रही हो और सिर्फ ईवीएम मशीन के बटन दबाकर आंकड़ों को देखा जा रहा हो, तो इसका मतलब है कर्मचारियों की तादाद ज्यादा नहीं चाहिए। पहला राउंड यह है। दूसरा राउंड, जब आपने 5,000 करोड़ रुपए के जरिए उन मशीनों को खरीदा है जिसमें ईवीएम की के साथ वीवीपैट की व्यवस्था हो सकती है, तो इसमें दिक्कत क्या है। और जो वक्त का समय का जिक्र हो रहा है कि यह ज्यादा वक्त लेगा, तो फिर ऐसे में वक्त का मतलब क्या है। अगर इलेक्शन भी एक लंबे प्रोसेस में 7 फेज में इलेक्शन हो रहा है, तो फिर जब वोटिंग गिनती का समय आए तभी वक्त नहीं है और बाकी वक्त में वक्ती। और स्थिति तो यह है कि इस देश के भीतर पहली बार कई राज्य ऐसे हैं जहां पर 7 फेज में इलेक्शन हो रहा है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, यानी पहले फेज से लेकर आखिरी फेज तक, यानी 19 अप्रैल को पहली वोटिंग होगी और आखिरी वोटिंग 1 जून को होगी। तो इतने लंबे वक्त को आप इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कराने के लिए जब हर तरह के परिस्थिति से जूझने को तैयार है, तो फिर वीवीपैट को लेकर और पर्ची को गिनने में आपको क्या मुसीबत आ रही है, इसका जवाब इलेक्शन कमीशन से मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर। दूसरा बड़ा सवाल जो इससे जुड़ा हुआ, एक तरफ तो पॉलिटिकल पार्टीज और जनता के बीच संशय, दूसरी स्थिति जो मुश्किल हालात इलेक्शन कमीशन अभी तक बताता आया है, और शेरो शायरी के आसरे जब तारीखों का ऐलान हो रहा था तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपनी शायरी भी कर डाली थी। सवाल यह है कि इस देश में लोकतंत्र और चुनाव, अगर उसके साथ कहीं कोई खिलवाड़ हो रहा है तो फिर लोकतंत्र के मायने क्या बचेंगे। यह अपने आप में इस दौर में सबसे बड़ा सवाल है। और तीसरा बड़ा सवाल है कि खास तौर से यह एक लंबी प्रक्रिया के तहत ईवीएम में कोई आज सवाल नहीं उठा है। 2018 से यह सवाल लगातार उठ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को लगातार खटखटा रहे हैं। लेकिन 2024 के चुनाव के बीच में सबसे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड ने जो इस देश के सामने सच को रखा, उसमें यह बड़ा सवाल आ गया कि कॉरपोरेट की हिस्सेदारी खुले तौर पर सत्ता के साथ नेक्सस के तौर पर कैसे काम करती है और भारत का चुनाव कितना महंगा हो गया है। और दूसरी तरफ अब ईवीएम मशीन का सवाल आ गया है। यहां पर हमको लगता है एक जानकारी आपको और होनी चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आए, उससे पहले पैसा कहां से आता था, कहां जाता था, यह किसी को पता नहीं चल पाता था। और इसमें एक ट्रांसपेरेंसी ला गई, पता तो चल गया कहां से पैसा आ रहा है। लेकिन इस देश में चुनाव और पैसे और कॉरपोरेट की हकीकत यह है कि 2024 से पहले 2009 का चुनाव, उस पीरियड में या 2012 तक इस देश में कभी इतनी हजारों करोड़ की तादाद में पॉलिटिकल फंडिंग हुई ही नहीं। हमारे पास वो पूरा आंकड़ा है जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि 2006-7 से लेकर 2011-12, यानी इन 5 वर्षों में कांग्रेस को जो टोटल फंडिंग हुई वह 1662 करोड़ की 5 साल में, और बीजेपी को जो फंडिंग हुई 852 करोड़ की। यानी ध्यान दीजिए, इन दोनों को अगर आप मिला भी लीजिएगा तो 2400 करोड़ की यह फंडिंग होती है बीजेपी कांग्रेस मिला के 5 वर्ष में, 2006-7 से लेकर 2011-12, यानी 12 के मार्च तक। लेकिन जब से इलेक्टोरल बॉन्ड निकल कर आया, अगर आप ध्यान दीजिए 2019 के चुनाव के एन पहले 2 जो फंडिंग हुई मार्च और अप्रैल के महीने में, इन दोनों इलेक्टोरल बॉन्ड की फंडिंग को जोड़िएगा तो ये 4000 करोड़ से ज्यादा हो जाएंगे। इतनी बड़ी पूंजी इस दौर में आ रही है। यह अलग मसला है कि बीजेपी के पास ज्यादा चले गए। सवाल यह है कि इस दौर में सुप्रीम कोर्ट ने जिन सवालों को उठाया है वह लोकतंत्र के एक सबसे बड़े पिलर के तौर पर भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका है, जो चेक करने की स्थिति में रहती है। दूसरा सवाल यह है, क्या इस दौर में इलेक्शन कमीशन, जिसके पास चुनाव के ऐलान के बाद सारे पावर होते हैं, इन बातों पर वो ध्यान देगा या फिर वह पुरानी परिस्थिति में ही रहेगा और नोटिस को टाला जाएगा, या अगली सुनवाई कब होगी यह भी सवाल तो नहीं होगा। लेकिन
इन परिस्थितियों ने एक बात तय कर दी है कि इस देश के भीतर में जब बार बार सवाल 2024 के चुनाव को फिक्स करने को लेकर हो रहे हैं और ईवीएम मशीन को लेकर हंगामा बार बार चुनाव के वक्त मचता रहा है, तो ऐसे में इस देश के सामने जो धुंध है उसको साफ करने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग की भूमिका सबसे बड़ी है। निष्पक्ष होकर पारदर्शी तरीके से एक बड़ा निर्णय बतौर नोटिस और बतौर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार यह देश भी कर रहा है, क्योंकि चुनाव में यह देश जा चुका है। तो या तो इंतजार कर सकते हैं इस दौर में और चुनाव आयोग जितनी जल्दी नोटिस दे, सुप्रीम कोर्ट उसके बाद उतनी ही तेजी से पहल करे, क्योंकि चुनाव के वक्त वोटर के दिमाग में यह संशय होना नहीं चाहिए कि हम जिसे वोट दे रहे हैं वो वोट उसे मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। और विपक्ष के दिमाग में यह नहीं रहना चाहिए कि हम चुनाव लड़ रहे हैं तो हम तो जीतेंगे नहीं, परिणाम तो पहले से तय है। यह स्थिति भी होनी नहीं चाहिए और ऐसी स्थिति ना हो, यह सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को ही तय करना है। बहुत बहुत शुक्रिया।